हेलो दोस्तों, आप सभी को जय हिंद। तो अक्सर हम साइंस के प्रश्नों को याद करने में मुश्किल महसूस करते हैं, लेकिन वो याद क्यों नहीं होते हमें? वो इसलिए नहीं होते क्योंकि हमें उनके पीछे की बातों का नहीं पता होता, क्योंकि हम पाठ्य पुस्तक को नहीं पढ़ते। तो जब तक हम पाठ्य पुस्तक में लेसन को किसी को नहीं पढ़ेंगे, तब तक हमारे जो क्वेश्चन है उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 विज्ञान, और इसमें अध्याय 9 है जंतुओं में जनन। इसको हम पाठ्य पुस्तक में समझेंगे। तो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल साइंस टीचर BR। इस चैनल के माध्यम से आपको साइंस और मैथ की तैयारी कराई जाती है। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले इस लेसन को मैं पहले वीडियो में समझा चुका हूँ, आधे लेसन को। तो आगे शुरू करेंगे, दूसरी वीडियो है इसकी, इस लेसन की है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें हम समझ चुके हैं निषेचन के बारे में। ठीक है, नर जनन अंग, मादा जनन अंग के बारे में, और निषेचन आंतरिक और बाह्य निषेचन, इस तरह की बातें हम इससे पहले वीडियो में समझ चुके हैं। तो आगे है भ्रूण का परिवर्धन। भ्रूण का परिवर्धन का मतलब है जब निषेचन होता है और युग्मज बनता है। ठीक है, निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है, जो विकसित होकर भ्रूण में परिवर्तित होता है। ठीक है, तो पहले निषेचन होगा, फिर युग्मनज बनेगा, और फिर वो युग्मनज जो है विकसित होकर भ्रूण बनता है। तो युग्मनज जो है लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है। युग्मनज लगातार विभाजित होता रहेगा, और वो काफ़ी सारी, यानी वो शुरुआत में एक कोशिका होता है, तो फिर वो धीरे धीरे काफ़ी सारी कोशिकाओं में बदल जाता है। और जब बहुत सारी कोशिकाएं इकट्ठी हो जाती हैं तो वो उत्तक बनाते हैं, क्योंकि जब काफ़ी सारी कोशिकाएं आपस में मिलती हैं तो वो उत्तक का निर्माण करते हैं, और उत्तक मिलकर अंगों का निर्माण करना शुरू कर देते हैं। तो इस विकसित होती हुई संरचना को हम भ्रूण कहते हैं। भ्रूण जो है गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होता रहता है। ठीक है, तो जब भ्रूण बन जाता है तो वो गर्भाशय की दीवार में अंदर रह के वहीं पे विकसित होता रहता है, और गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता रहता है, और धीरे धीरे विभिन्न शारीरिक अंग जैसे हाथ पैर, ठीक है, तो इस तरह के सभी अंग जो हैं धीरे धीरे विकसित होते रहते हैं। हाथ पैर, आँख, नाक, कान। तो यहाँ पे इस चित्र के द्वारा आप देख सकते हो, सबसे पहले क्या होता है। इस चित्र में देखिए, यहाँ पे अंडाशय से अंडा निकलता है। ठीक है, और शुक्राणु आता है यहाँ पे। तो ये शुक्राणु और अंडाणु जो हैं आपस में मिलके युग्मज बनते हैं। ठीक है, ये युग्मनज है, जो ये युग्मनज बनता है, और ये युग्मनज जो है धीरे धीरे विकसित होता है, और यहाँ से विकसित होता हुआ ये भ्रूण बन जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो एक कोशिका है, जब शुरुआत में जो है एक कोशिका है यहाँ पे, फिर ये धीरे धीरे दो कोशिकाओं में बदल जाता है, फिर ये चार हो गई, फिर ये, तो इस तरह से कोशिकाओं में वृद्धि होती जाती है। और ये देखिए, ये चित्र में आपके पास दिखाया गया है एक भ्रूण है जो काफ़ी सारी कोशिकाओं का समूह बन चुका है। तो जब ये काफ़ी सारी कोशिकाओं का समूह बन जाता है तो ये गर्भाशय में रोपित हो जाता है, जैसे आपको ये दिखाया गया है रोपित भ्रूण। ठीक है, तो ये गर्भाशय में चला जाएगा, और फिर गर्भाशय में जाने के बाद वहीं पर ये विकसित होता है। ठीक है, तो ये आपको दिखाए गए हैं, सभी चित्र हैं, तो इसमें आपको सब कुछ बताया गया है।
कैसे निषेचन के बाद भ्रूण का विकास होता है। तो यहाँ पे ये गर्भाशय में चला गया और ये भ्रूण विकसित होने लग गया, और इस भ्रूण के धीरे धीरे विकसित होने के बाद इसके विभिन्न अंग आ जाते हैं, जैसे हाथ आ जाते हैं, पैर आ जाते हैं, आँख, कान, नाक, सभी अंग इसके विकसित होने शुरू हो जाते हैं। तो इसके सिर, आँखें, कान आदि विकसित हो जाते हैं। और भ्रूण की इस अवस्था जिसमें सभी शारीरिक अंगों की पहचान हो उसे गर्भ कहते हैं। ठीक है, तो भ्रूण के जब सभी शारीरिक अंग आ जाते हैं और उसकी पहचान होने लग जाती है तो उसे गर्भ कहते हैं। और जब गर्भ जो का विकास पूरा हो जाता है तो माँ जो है नवजात शिशु को जन्म देती है। ठीक है, तो जब गर्भ विकसित हो जाता है, पूरा विकास हो जाता है, 9 मंथ का या 10 महीने का बच्चा हो जाता है, तो वो माँ के गर्भ में इस तरह से रहता है जैसे, और फिर माता जो है नवजात शिशु को जन्म देती है। अब जो मुर्गी होती है, मुर्गी अंडे क्या बच्चा देती है? तो नहीं, वो पहले मुर्गी जो है अंडे का निर्मोचन करती है, अंडा देती है, और मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में लगभग 3 सप्ताह का समय लगता है, लगभग 21 दिन का समय लगता है। ठीक है, जब मुर्गी ने अंडा दे दिया उसके बाद उसको चूजे में बदलने के लिए उसे 3 सप्ताह लग जाते हैं। और मुर्गी उसके ऊष्मायन के लिए अंडों पर बैठ जाती है। ठीक है, और अंडे के अंदर चूजे का विकास इस अवधि में ही होता है। चूजे के पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद कवच में के प्रस्फुटन के बाद चूजा बाहर आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जब मुर्गी है, मुर्गी पहले अंडा देगी, उसके बाद 3 सप्ताह के लग जाते हैं मुर्गी के अंडे से चूजा बनने में। उसके लिए मुर्गी जो है अंडों के ऊपर बैठती है, उनको गर्मी देती है। ठीक है, और जब चूजा उसमें विकसित हो जाता है तो उसका कवच टूट जाता है अंडे का, और उसमें से उसे जब कवच टूटता है उसे प्रस्फुटन कहते हैं, और उससे चूजा बाहर आ जाता है। इस प्रकार से मुर्गी का चूजा बनता है। अब आगे है हमारे पास प्रश्न आता है ये जरायुज और अंडप्रजक जंतु। तो जरायुज और अंडप्रजक जंतु क्या होते हैं, किसे कहते हैं? तो इसमें सबसे पहले जरायुज कौन से जंतु होते हैं? वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं उन्हें जरायुज जंतु कहते हैं। जैसे मनुष्य है, गाय, भैंस, बकरी है, तो ये जंतु जो है सीधे शिशु को जन्म देते हैं। ये अंडे से बच्चा आगे नहीं बनता, ये सीधा बच्चे को ही जन्म देते हैं। उन्हें हम जरायुज जंतु कहते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी या मनुष्य। और अंडप्रजक जंतु कौन से होते हैं? वे जंतु जो अंडे देते हैं उन्हें हम अंडप्रजक जंतु कहते हैं। ठीक है, और फिर अंडे से बाद में उनके बच्चे का जन्म होता है। तो अंडप्रजक जंतु किसे कहते हैं? वो जंतु जो अंडे देते हैं, जैसे मुर्गी है, मछली है, तो मेंढक है, तो ये सभी अंडप्रजक जंतु हैं। ठीक है, शतुरमुर्ग है, तो ये जो अंडे देते हैं और उसके बाद उनके बच्चों का जन्म होता है, उन्हें हम अंडप्रजक जंतु कहते हैं। जैसे हमारे पास मेंढक है, छिपकली, तितली, शलभ, तितली या शलभ, मुर्गी, कोए। ठीक है, तो अन्य पक्षी के अंडों का अवलोकन करने का प्रयास कीजिए। तो क्या आप इन सभी प्राणियों के अंडों का अवलोकन कर पाए? जिन अंडों को आपने एकत्रित किया है उन्हें चित्र बनाइए उनका। तो ये क्रियाकलाप है। तो आगे है जैसे शिशु से वयस्क, यानी शिशु छोटे से बच्चे से, नवजात बच्चे से वयस्क कैसे बनता है कोई भी चीज़, जैसे मनुष्य है या किसी और जंतु के बच्चे हैं। तो नवजात जन्मे प्राणी
या अंडे के प्रस्फुटन से निकले प्राणी तब तक वृद्धि करते रहते हैं जब तक वे वयस्क नहीं हो जाते। कुछ जंतुओं में नवजात जंतु जो होते हैं वयस्क से बिल्कुल अलग दिखाई पड़ते हैं। जैसे रेशम का कीट का है, सबसे पहले क्या होगा, अंडा होगा, ठीक है। अंडे के बाद क्या होगा, लार्वा होगा, लार्वा या इल्ली बोलते हैं। इल्ली के बाद प्यूपा, और प्यूपा के बाद वयस्क रेशम कीट बनता है। तो इसमें देखिए लार्वा की बिल्कुल अलग दिखाई पड़ता है लार्वा, और वयस्क जब बनता है वो रेशम का कीट वो बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। उसी प्रकार से आपके पास आता है ये मेंढक का जीवन चक्र आता है। चित्र बनाइए मेंढक का जीवन चक्र का, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए सबसे पहले अंडे आते हैं, ठीक है, अंडे बनेंगे। अंडों से आरंभिक टैडपोल, तो ये टैडपोल बनता है, आरंभिक पहला टैडपोल है अंडे के बाद। और उसके बाद जो है बाद का टैडपोल बनता है ये, ठीक है। इसमें पैर वगैरह आ जाते हैं, और फिर उसके बाद ये वयस्क मेंढक बनता है, मेंढक बनता है। तो ये मेंढक का जीवन चक्र है। इसकी 4 स्थितियां हैं, 4 स्टेज हैं। अंडा है, प्रारंभिक टैडपोल है, बाद का टैडपोल है, और मेंढक है। तो ये जीवन चक्र आपको याद होना चाहिए। इसका चित्र भी आप बना सकते हो। तो इसमें आगे प्रश्न आता है, जैसे कायांतरण किसे कहते हैं, कायांतरण किसे कहते हैं। तो आप इसमें लिखोगे टैडपोल जो है रूपांतरित होकर, परिवर्तित होकर वयस्क में बदल जाता है, ठीक है। तो पहले टैडपोल था, फिर वो बदल के क्या बन गया, वयस्क मेंढक बन गया। वो छलांग लगा सकता है, तैर सकता है। तो कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ जब टैडपोल वयस्क में बदल जाता है उसे कायांतरण कहते हैं। तो कायांतरण किसे कहते हैं, जब टैडपोल मेंढक वयस्क मेंढक में बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है, उसे हम कायांतरण कहते हैं, ठीक है। कायांतरण का मतलब काया में बदलाव आना, किसी के शरीर में बदलाव आना। जैसे मनुष्य है, मनुष्य का छोटा बच्चा होता है, जब उसका शरीर कुछ और होता है, लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसका शरीर बदल जाता है, उसे हम कायांतरण कहते हैं। तो अभी तक हम लैंगिक जनन के बारे में पढ़ रहे थे। अब आगे अलैंगिक जनन आता है। क्या आता है, अलैंगिक जनन। तो अब अलैंगिक जनन की परिभाषा हम बता देते हैं, समझ लेते हैं। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, तो इस प्रकार के जनन में जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। जैसे हाइड्रा में मुकुल से नया जीव विकसित होता है, इसलिए इस प्रकार के जन्म को मुकुलन कहते हैं। तो अलैंगिक जनन की परिभाषा आप ये लिखोगे, ऐसा जनन जिसमें केवल एक ही जीव जो है नए जीव को जन्म देता है, इसमें नर और मादा दोनों जीवों की आवश्यकता नहीं होती, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। तो अब अलैंगिक जनन जो होता है हाइड्रा में होता है, इसमें होता है हाइड्रा में। तो हाइड्रा में जनन कैसे होता है, कैसे नए जीव बनता है, तो इसमें देखिए हाइड्रा में एक या एक से अधिक उभार दिखाई दे सकते हैं। यह उभार विकसित होते हुए नए जीव जिन्हें मुकुल कहते हैं, ठीक है। तो हाइड्रा में क्या होगा, एक उभार होगा और वो धीरे धीरे विकसित होगा और उसी से नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है, जिसे मुकुल कहते हैं। तो हाइड्रा में भी एक एकल जनक से निकलने वाले उदर्ध से नए जीव का विकास होता है। तो इस प्रकार के जनन को हम अलैंगिक जनन कहते हैं और इसे मुकुलन कहते हैं, जो हाइड्रा में होता है। तो इसका चित्र आपको दिखा देता हूँ। अब ये जैसे आपके पास जो चित्र है ये हाइड्रा का चित्र है। हाइड्रा में मुकुलन होता है, मुकुलन के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो इसमें देखिए ये हाइड्रा है,
इसमें सबसे पहले एक उभार है नीचे की तरफ, फिर ये उभार धीरे धीरे बड़ा होता है, विकसित होता है, ठीक है। और ये विकसित होकर धीरे धीरे ये देखिए जैसा ये हाइड्रा था वैसा ही दूसरा हाइड्रा यहाँ पे तैयार होने लग रहा है। और जब ये विकसित हो जाएगा तो इससे अलग हो जाएगा और ये दो हाइड्रा बन जाएंगे। तो इस प्रकार से एक हाइड्रा से दूसरा हाइड्रा बन गया, ठीक है। तो इसमें क्या है, जनक जो हाइड्रा जनक है के शरीर से कुछ उभरी हुई संरचनाएं दिखाई देती हैं और इन उभरी हुई संरचनाओं की संख्या ज्ञात कीजिए और साइज की गति कीजिए। तो हाइड्रा का चित्र है ये, तो इसे हम मुकुलन कहते हैं। हाइड्रा बिल्कुल सूक्ष्म जीव है, इसे हम बिना सूक्ष्मदर्शी के नहीं देख सकते, ठीक है। तो हाइड्रा जो है, हाइड्रा में जनन जो होता है वो मुकुलन के द्वारा होता है। इसमें एक उभार से धीरे धीरे वो विकसित होकर बड़ा हाइड्रा बन जाता है, ठीक है बच्चों। तो इसे हम अलैंगिक जनन या मुकुलन विधि कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो अमीबा है, अमीबा में भी अलैंगिक जनन होता है। तो अमीबा एक कोशीय जीव होता है। तो फिर उसमें क्या होता है, उसमें केंद्रक के दो भागों में विभाजन से जनन क्रिया आरंभ होती है। कोशिका भी दो भागों में बट जाती है। जब केंद्रक का विभाजन होगा फिर कोशिका भी अलग अलग हो जाती है, दो भागों में बट जाती है, जिससे प्रत्येक भाग में केंद्रक होता है, जिससे एक जनक से दो अमीबा बनते हैं। और इस प्रकार अलैंगिक जनन, जिसमें जीव विभाजित होकर दो संतति उत्पन्न करते हैं, उसे द्विखंडन कहते हैं, ठीक है। तो आपके पास ये भी प्रश्न आ जाता है द्विखंडन किसे कहते हैं। तो अमीबा में क्या होता है, जब एक अमीबा से दो अमीबा बनते हैं तो उसे द्विखंडन विधि कहते हैं और ये अलैंगिक जनन की एक विधि है। तो ये इस चित्र में देखिए आप, तो ये हमारे पास सबसे पहले एक अमीबा है, ये ए भाग में, ठीक है। एक अमीबा है, उसमें केंद्रक है बीच में, तो ये केंद्रक धीरे धीरे दो केंद्रक में बदल गया और फिर एक अमीबा जो है धीरे धीरे सी में जाके दो अमीबा में बदल रहा है और डी भाग में ये जाके बदल जाता है। इसे द्विखंडन विधि कहते हैं। अलैंगिक जनन की द्विखंडन विधि किसमें होती है, अमीबा में होती है, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं। अब आगे एक आपको कहानी सुनाता हूँ मैं, ठीक है। इसमें क्या किया वैज्ञानिकों ने, क्लोन डोली नामक एक भेड़ थी, ठीक है, उसको वैज्ञानिकों ने तैयार किया था क्लोन बना के उसका। तो बिल्कुल कृत्रिम रूप से इस भेड़ को तैयार किया था, जन्म दिया था। तो इसमें क्या किया उन्होंने, तो सबसे पहले क्लोन क्या होता है, क्लोनिंग किसे कहते हैं। तो क्लोनिंग उसे कहेंगे यदि किसी समरूप कोशिका या किसी अन्य जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्लोनिंग कहते हैं। यानी जब किसी जीव को हम कृत्रिम रूप से उत्पन्न करते हैं उसे हम क्लोनिंग कहते हैं। तो किसी जीव को सफलतापूर्वक क्लोनिंग जो सबसे पहले हुई है वो की है वैज्ञानिक है भाई इयान विल्मट ने। इयान विल्मट वैज्ञानिक था और उसके सहयोगियों ने की एडिनबर्ग स्कॉटलैंड के रोजिनल इंस्टीट्यूट में की गई। तो आपके पास अगर प्रश्न आता है सबसे पहले क्लोनिंग किसने की, तो इयन विल्मट नामक वैज्ञानिक ने की जो स्कॉटलैंड का था। और स्कॉटलैंड में एडिनबर्ग नामक स्थान पे स्कॉटलैंड के रोजलिन इंस्टीट्यूट में हुई। रोजलिन नामक इंस्टीट्यूट में वो वैज्ञानिक कार्य करता था, उसने की थी। तो उन्होंने क्या किया, भेड़ का क्लोन तैयार किया जिसका नाम बाद में डॉली रखा गया। और इसका जन्म जो है, डॉली का जन्म 5 जुलाई 1996 में हुआ था। तो उन्होंने क्या किया,
जैसे हमारे पास ये भेड़ की वैरायटी हैं दो, ठीक है। एक है फिन डोरसेट भेड़, ठीक है। तो इसमें से क्या किया, इसका जो सतन है जहाँ से भेड़ दूध देती है वहाँ से इन्होंने एक कोशिका ली, ठीक है। और जो दूसरी स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव नामक एक भेड़ थी, उसके अंडाशय लिया उसने। क्या लिया? अंडाशय लिया। तो इसमें क्या किया, जो फिन डोरसेंट भेड़ थी उसमें सतन में से उसके एक कोशिका ली, और स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव नामक भेड़ थी जो उसके अंडाशय से अंड कोशिका ली। तो जो इन्होंने क्या किया, जो अंड कोशिका थी स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव भेड़ की, जो अंड कोशिका थी उसमें से वैज्ञानिकों ने उसका केंद्रक बाहर निकाल दिया, और उस केंद्रक के स्थान पे जो फिन डोरसेंट भेड़ की कोशिका ली थी उसका केंद्रक दूसरे भेड़ की कोशिका के केंद्रक को जब हटाया था वहाँ पे स्थापित कर दिया, ठीक है। तो फिर जब वो एक कोशिका बन गई तो उस कोशिका को उन्होंने स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव इस भेड़ के अंदर रोपित कर दिया, इस भेड़ के गर्भाशय में उसको रोपित कर दिया, और फिर धीरे धीरे वो उसका विकास हुआ, और जब वो पूरा विकसित हो जाती है तो डोली नामक भेड़ को जन्म देती है। और इस डोली जो भेड़ है उसके सभी गुण जो थे वो जो फिन डोरसेट भेड़ थी उसके गुण आते हैं सारे के सारे। स्कॉटिश ब्लैक फेस भेड़ का कोई भी गुण उसमें नहीं आता। तो इस प्रकार से डोली नामक भेड़ का सफलतापूर्वक जो क्लोन है वो तैयार किया गया, लेकिन उसके बाद भी अनेक वैज्ञानिकों ने ये प्रयास किया, लेकिन कोई भी इस तरह की क्लोन तैयार नहीं कर पाया। और जो डोली थी भेड़ थी वो 14 फरवरी 2003 को उसकी मृत्यु हो चुकी थी, ठीक है। उसके बाद के जितने भी क्लोन हैं वो तैयार किए वैज्ञानिकों ने, लेकिन वो जीवित नहीं रह पाए या उनका जन्म नहीं हो पाया। फिर उसके बाद इस लेसन के प्रमुख शब्द आते हैं। तो ये इस लेसन के प्रमुख शब्द हैं जो आपको इस वीडियो में इनके आंसर मिल जाएंगे, और ये आपके हमने जो पाठ में से समझा है इसके प्रमुख बातें हैं, ये भी आपने करने हैं नोट, ठीक है बच्चों। तो ये भी इस वीडियो में ये अध्याय पूरा हो चुका है। उसके बाद इसके अभ्यास के प्रश्न आएंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है बच्चों। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ठीक है बच्चों। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।